फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ रहे थे और इसके लिए मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस लगभग अपलोड कर दिए हैं और आज हम यहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में देखेंगे। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल की जीवनी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे इनके प्रारंभिक जीवन, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कैसे छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान दिया, तो छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्या भागीदारी निभाई थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रारंभिक जीवन के बारे में कि इनका जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ, प्रारंभ में इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म जो है वो 2 अगस्त 1877 को हुआ था। ठीक है, डेट याद रखना है आप लोगों को, 2 अगस्त 1877। ठीक है, इनका जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सागर करके सागर जिला है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनकी प्राइमरी शिक्षा सागर से हुई थी और मैट्रिक की परीक्षा भी मैट्रिक परीक्षा इन्होंने सागर से ही प्राप्त की थी, मतलब मैट्रिक पास की थी। ठीक है, प्राइमरी शिक्षा देखिए 1885 में इन्होंने सागर से पूरा किया था और मैट्रिक की परीक्षा 1895 में सागर से पास किया था। इसके बाद स्नातक की उपाधि नागपुर के हिस्लाप कॉलेज से इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, याद रखना है कॉलेज का नाम भी। ठीक है, हिस्लाप कॉलेज। और उसके बाद वकालत की उपाधि भी इन्होंने नागपुर से ही प्राप्त की थी। ये पढ़ने के लिए विदेश नहीं गए थे। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इन्होंने अपनी जब शिक्षा पूरी करने के बाद, ठीक है, जब ये वापस आए तो ये छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ रियासत के विद्यालय में ना प्रधान अध्यापक का कार्य कर रहे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ रियासत के विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ राजाओं, जिसमें आपके कवर्धा रियासत के जो राजा थे, ठीक है, और आपके क्या बोलना चाहिए, कवर्धा हो गया, एक और आपको मैं बताता हूं, एक मिनट। बस्तर और खैरागढ़। ठीक है, कवर्धा, बस्तर और खैरागढ़ के रियासत के राजाओं के घर में गृह शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, तो खैरागढ़ रियासत के विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य किया, कवर्धा, बस्तर और खैरागढ़ राजाओं के घर में उनके गृह शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल ने, हालांकि देखिए वकालत की उपाधि ग्रहण कर ली थी, लेकिन ये पढ़ा रहे थे, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर उसके बाद 1907 से इन्होंने राजनांदगांव में वकालत प्रारंभ किया और 2 साल तक राजनांदगांव में वकालत किया और फिर उसके बाद 1909 में ये रायपुर आ गए और रायपुर से वकालत जो है ये प्रारंभ किया। ठीक है, 1909 में। 1912 में ही पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की थी और अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया था। 1912, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने कब कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की, तो 1912 में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना की और इसी सभा की स्थापना के साथ इनके राजनीतिक जीवन का शुरुआत होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक क्षेत्र में पंडित शुक्ल जी का क्या योगदान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल जी एक सच्चे कांग्रेसी थे। ठीक है, वो शुरुआत से ही कांग्रेस के प्रति आकर्षित रहे और आजीवन कांग्रेसी बने रहे। इन्होंने कभी कांग्रेस का त्याग नहीं किया था। तो देखिए यहाँ पे कैसे हुआ था, पंडित रविशंकर शुक्ल जी कांग्रेस के प्रति अट्रैक्ट तो थे, लेकिन कांग्रेस में भागीदारी शुरुआत से ही नहीं निभा पा रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन थे, ठीक है, जिसमें आपके 1897 का अधिवेशन हो गया, ठीक है, 1897, 1904, 1905 का अधिवेशन हो गया। इन अधिवेशनों में शुक्ल जी दर्शक और स्वयं सेवक के रूप में भाग लेते थे। ठीक है,
1897, 1904, 1905 के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था दर्शक और स्वयंसेवक के रूप में। ठीक है, वहां पे उनकी कोई किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में तथा 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, 1911 के कलकत्ता तथा 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। उससे पहले 1905 तक वे प्रतिनिधि तो नहीं करते थे, वे वहां पे दर्शक और स्वयंसेवक के रूप में भाग लेते थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 1913 में रायपुर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो रायपुर कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसमें शुक्ल जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। शुक्ल जी ने बहुत प्रयास किया था रायपुर कांग्रेस की स्थापना में, और उनके प्रयासों की वजह से ही रायपुर कांग्रेस की स्थापना हो पाई थी। ठीक है, इसके बाद 1920 में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, और इसकी मीटिंग भी 1920 में ही हुई थी। ठीक, 1920 में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का गठन हुआ। इस परिषद का जो अध्यक्ष था वो सीएम ठक्कर को बनाया गया, और पंडित रविशंकर शुक्ल को इस परिषद का अध्यक्ष सचिव बनाया गया। सॉरी, ठीक है, अध्यक्ष किनको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया सीएम ठक्कर को। ठीक है, और शुक्ल जी को क्या बनाया गया? यहाँ पे सचिव बनाया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, किसमें? रायपुर जिला राजनीतिक परिषद में। ठीक है फ्रेंड्स, सन 1922 में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में शुक्ल जी को स्वागताध्यक्ष बनाया गया था, और इन्हें बाहर से आने वाले व्यक्तियों की निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस सम्मेलन में पास वितरित किए गए थे, और केवल उन्हीं व्यक्तियों को सम्मेलन में आने का परमिशन था जिनके पास वो पास रहता था। तो छत्तीसगढ़ के जो उस समय अधीक्षक थे, सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने पास नहीं लिया था, ये कहकर कि हम उस सम्मेलन में नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में जब सम्मेलन बहुत पॉपुलर हो गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी सम्मेलन में चले जाएं, और सुपरिटेंडेंट बिना पास के ही सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पे पहुंचे। तो शुक्ल जी ने उन्हें बिना पास के सम्मेलन में जाने से मना कर दिया था, और सुपरिटेंडेंट को सम्मेलन में जाने से मना करने के कारण शुक्ल जी को इस सम्मेलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, जब शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता जो है वो आक्रोशित हो गई और थाने का घेराव कर दिया। तो उसकी वजह से मजबूरी में शुक्ल जी को फिर अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हुआ था। इसके बाद पंडित शुक्ल जी ने स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। स्वराज पार्टी जो मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, ठीक है, वो पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और स्वराज पार्टी के प्रमुख संगठक बने थे छत्तीसगढ़ में। प्रमुख संगठक और सक्रिय कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव थे। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्वराज पार्टी से चुनाव भी जीते और विधायक भी बने थे। ठीक है, लेकिन 1926 में चुनाव से पहले स्वराज पार्टी में फूट पड़ गई। ठीक है, फूट पड़ गई, और पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव दोनों ने छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का त्याग कर दिया और स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन किया था। इस स्वतंत्र कांग्रेस दल ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रांत की विधानसभा चुनाव में 1927 में भाग लिया था। ठीक है, हालांकि जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे वो 1927 के चुनाव में 1927 के चुनाव में स्वराज पार्टी के उम्मीदवार शिवदास डागा से चुनाव हार गए थे। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, मैं लिखा नहीं हूं यहाँ पे। 1927 में जो 1926 में जो चुनाव हुआ, 27 बोल दिया था, 1926 में जो चुनाव हुआ उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल स्वतंत्र कांग्रेस दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे, और स्वराज पार्टी से शिवदास डागा, देखिए पार्टी में फूट पड़ी थी तो रविशंकर शुक्ल और राघवेंद्र राव ने पार्टी छोड़ा था। पार्टी टूटी नहीं थी, पार्टी ने चुनाव लड़ा था और केंद्रीय स्तर पर पार्टी चुनाव हार गई थी। ठीक है, 1926 के चुनाव में। लेकिन मध्य प्रांत के क्षेत्र में रायपुर विधानसभा से, जहां पे पंडित रविशंकर शुक्ल स्वतंत्र कांग्रेस दल से लड़ रहे थे और शिवदास डागा जो है स्वराज पार्टी से लड़ रहे थे, तो शिवदास डागा जो है वो विजयी हो गए थे और पंडित रविशंकर शुक्ल 1926 के चुनाव में चुनाव हार गए थे। ठीक है, उसके बाद 1927 से 1937 तक पंडित रविशंकर शुक्ल जी रायपुर जिला
काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे। जिला काउंसिल के अध्यक्ष में पद पर रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया था, विद्यालयों के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने देखिए 1937 तक रहे थे और उस बीच में विद्यालयों की जो स्थापना हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उन विद्यालयों के माध्यम से पंडित रविशंकर शुक्ल ने पूरे जिले में राष्ट्रीयता की भावना को प्रसारित किया। स्कूलों में वंदे मातरम गवाया जाता था, ठीक है, झंडा वंदन कराया जाता था और वंदे मातरम भी क्या किया जाता था, गवाया जाता था, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 1927 से 1937 तक जिला काउंसिल के अध्यक्ष रहे और इस पद पर बने रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना का विद्यालयों के माध्यम से गांव-गांव में प्रचार किया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ, गांधी जी ने दांडी मार्च किया और उसके बाद नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। तो छत्तीसगढ़ में समुद्र तो है नहीं, तो नमक उठा नहीं सकते, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने रायपुर में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, प्रबल क्षार है, ठीक है, और HCl अम्ल होता है, प्रबल अम्ल है, इन दोनों की अभिक्रिया के माध्यम से नमक बनाया था और नमक कानून का उल्लंघन किया था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, शुक्ल जी ने। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और शुक्ल जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विशेष भूमिका रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित शुक्ल जी को 29 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि गांधी जी ने नमक कब बनाया था, ठीक है, उनकी दांडी यात्रा कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कब नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और 29 अप्रैल 1930 को पंडित शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जब गिरफ्तार कर लिया गया तो 1 साल तक लगभग वो पूरे साल भर तक वो जेल में रहे। और जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उस समझौते के दौरान शुक्ल जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। अब उसके बाद जब गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण जनवरी 1932 में प्रारंभ किया और उसी टाइम पे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम डिक्टेटर बनाया गया था। देखिए छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में 8 डिक्टेटर बनाए गए थे, ठीक है, उसके बारे में हम स्वतंत्रता आंदोलन वाले भाग में पढ़ेंगे। और उन 8 डिक्टेटर्स में पहले डिक्टेटर किसको बनाया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। डिक्टेटरों का काम क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार करना और आंदोलन में तेजी लाना, ये इनका काम था। तो प्रथम डिक्टेटर बनाया गया पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। और 19 फरवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी को फिर से क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ तो उसके बाद इनको फिर छोड़ा गया था, सजा काटने के बाद ये बाहर आए थे, ठीक है। इसके बाद 1934 में महाकौशल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल को। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी को महाकौशल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कब बनाया गया, तो 1934 में बनाया गया। इसके बाद 1935 में रविशंकर शुक्ल ने महाकौशल नामक साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन किया। और इसका प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ था, नागपुर से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। बाद में रविशंकर शुक्ल जी ने इसे रायपुर से प्रकाशित करना चालू कर दिया और यह साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता रहा। लेकिन सन 1955 में यह महाकौशल नामक पत्रिका जो है दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगी और आज भी प्रकाशित हो रही है। तो इसको आपको याद रखना है कि महाकौशल छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है और सबसे पुराना हम इसको कह सकते हैं जो आज भी प्रकाशित हो रहा है रायपुर के क्षेत्र में, ठीक है फ्रेंड्स। जब 1936-37 में चुनाव हुए थे और मध्य प्रांत में BN खरे जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो उस खरे मंत्रिमंडल में शुक्ल जी शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। शुक्ल जी क्या बनाए गए थे, शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने 1937 में मध्य प्रांत में विद्या मंदिर योजना चलाई थी। विद्या मंदिर योजना का उद्देश्य क्या था, विद्या मंदिर योजना का उद्देश्य था क्षेत्र की निरक्षरता को समाप्त करना, साथ ही साथ इसी योजना के तहत आदिवासियों को भी शिक्षित करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद 1938 में
कुछ कारणों से बीएन खरे ने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र के बाद बीएन खरे जी के त्याग पत्र के बाद वो मंत्रिमंडल तो समाप्त हो गई। तब गवर्नर ने पंडित रविशंकर शुक्ल को मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया और 29 जुलाई 1938 को पंडित शुक्ल ने मध्य प्रांत के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और मंत्रिमंडल का गठन किया 29 जुलाई 1938 को। ठीक है, इसके बाद 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने जो इंडिया में जो सरकार बनी हुई थी उनसे डिस्कशन किए बिना जो अंग्रेज सैनिक थे उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। उसके विरोध में पूरे देश से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया और उसी क्रम में 8 नवंबर 1939 को शुक्ल जी के मंत्रिमंडल ने भी त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, इसके बाद 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, तो उस व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो लहर था वो छत्तीसगढ़ में भी आया और रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 21 नवंबर 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने बनी और वे स्वयं छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी बने थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पूरे देश के लिए पहले और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन कौन थे। ठीक है, उसके बाद 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मतलब 1942 में जब बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ के नेता बंबई से छत्तीसगढ़ आ रहे थे तो छत्तीसगढ़ आने के क्रम में इन्हें मलकापुर स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पे से 8-9 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं में पंडित रविशंकर शुक्ल भी एक थे। पंडित रविशंकर शुक्ल को 1942 में मलकापुर में गिरफ्तार किया गया। तब से वे 1945 तक मद्रास के वेल्लूर जेल में रखे गए थे। देखिए, इन्हें मध्य प्रांत के जेल में नहीं रखा गया था, इन्हें मद्रास के वेल्लूर जेल में बंद रखा गया था। अगर मध्य प्रांत के जेल में बंद रहते तो यहाँ की जनता आंदोलन करती ना, इसलिए इन्हें उठा के मद्रास के जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, फिर 1946 में या 1945 में रिहा कर दिए गए। 1946 में मध्य प्रांत का विधानसभा चुनाव हुआ और मध्य प्रांत के विधानसभा चुनाव के पश्चात 27 अप्रैल 1946 को रविशंकर शुक्ल जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठित हुई और रविशंकर शुक्ल जी फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए। स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, 1947 में जब स्वतंत्र हो गया भारत तो स्वतंत्रता के पश्चात पंडित रविशंकर शुक्ल ने स्वतंत्र भारत में मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मध्य प्रांत के स्वतंत्र भारत में मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित रविशंकर शुक्ल बने। और उन्हें शपथ किन्होंने दिलाई थी? तो राज्यपाल मंगलदास पकवासा ने मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई थी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के दिन, ठीक है, ये 15 अगस्त 1947 के दिन, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर पंडित रविशंकर शुक्ल ने सीताबर्डी में ध्वजारोहण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, कि किन्होंने शपथ दिलाई है ना। स्वतंत्र भारत में पहले मध्य प्रांत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ये मंत्रिमंडल कब गठन हुआ, मलकापुर में कब गिरफ्तार कर लिया गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली कि रविशंकर शुक्ल जी ने कहां पे ध्वजारोहण किया था? तो सीताबर्डी में ध्वजारोहण किया था। ठीक है, इसके बाद 31 दिसंबर 1956 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी का देहावसान हो गया और यहीं पे पंडित रविशंकर शुक्ल जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि रविशंकर शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या भागीदारी निभाई है। तो ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।